नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। झारखंड में सरकार के उठापटक के बीच सीएम हाउस में बैठक का दौर जारी है। तो सत्ताधारी दल अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाने की तैयारियां कर रहा है। बैठक में विधायक लगेज के साथ पहुंचे हैं, तो विधायकों को जल्द किया जाएगा शिफ्ट। तो बैठक के बाद विधायकों को बस से छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा। रांची में किसी गुप्त ठिकाने पर 3 बसें रखे जाने की खबरें हैं। झारखंड में राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री आवास पर सत्ताधारी दल के विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। तो बैठक सीएम आवास पर शुरू हो गई है। इसमें सीएम की सदस्यता खत्म होने के हालात पर भी चर्चाएं की जा रही है। इसी के साथ ही इस बैठक में मंत्री और विधायक अपने लगेज के साथ पहुंचे हैं। तो विधायक रामचंद्र सिंह की गाड़ी में सूटकेस नजर आया है, जिसमें कपड़े होने की बात कही जा रही है। वहीं सूटकेस दिखने के बाद आप पूरे जो है झारखंड में खलबली मच गई है कि आखिर क्यों सूटकेस मंगाया गया है। इसी के सवाल के साथ जो है लगातार विपक्षी इस पर नजर बनाए हुए हैं। आखिर बैठक में क्या कुछ चर्चाएं चल रही है और सूटकेस क्यों मंगाया गया है। तो गाड़ी के अंदर ये सूटकेस नजर आया है। विधायक रामचंद्र सिंह की गाड़ी में ये सूटकेस नजर आया, जिसमें कपड़े होने की बात कही जा रही है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे से जुड़ गए हैं। तो राकेश, खबरें जो है बैठकें तो चल ही रही है, इसी के साथ ही अब गाड़ियों में सूटकेस भी नजर आने लगा है। देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो कुछ पूरा मामला है, इसमें कल से ही एक कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं न कहीं विधायकों को शिफ्ट किया जाए, जिससे ये इधर उधर नहीं जा पाए और कहीं अगर सरकार गिरने की नौबत आती है तो इनकी उपस्थिति समय पे कराई जा सके। तो ऐसे में एक बार फिर से यूपीए की बैठक सीएम हाउस में चल रही है और वहां जो विधायक पहुंच रहे हैं, वहां पे वो बैठक के साथ साथ इस बात की भी तैयारी की जा रही है कि तो हो सकता है कि या तो छत्तीसगढ़ या बिहार की किसी जगह पे ले जाया जाएगा। और इसको लेकर जो जानकारी मिल पाई है अब तक की, कुछ बसों को पहले से रिजर्व करके रखा गया है और हो सकता है कि थोड़ी देर में ये पूरी जानकारी आ जाएगी कि आखिर इन्हें कहाँ ले जाया जाएगा और किस तरीके से इनको एकजुट रखने की कोशिश की जाएगी। जी राकेश, क्योंकि कल भी बैठक चली थी और आज भी सीएम आवास पे ये बैठक चल रही है, तो क्या कुछ चर्चाएं अंदर चल रही है, इसको लेकर जानकारी? देखिए, 2 बातें खास करके यहाँ चल रही है। सबसे बड़ी बात थी कि आखिर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है तो उसके बाद से क्या कुछ रणनीति बनानी है, और अगर फ्लोर टेस्ट की ओर जाने की नौबत आती है आने वाले समय में, अगर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री के रूप में रखा जाता है या फिर मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन का चयन किया जाता है, तो ऐसे मौके पे एक बार फिर से रिजाइन करने के बाद से फ्लोर टेस्ट की नौबत आ सकती है। तो कहीं न कहीं इस बारे में विचार किया जा रहा है कि जो कुछ सारे है वो एकजुट रहें, कहीं एक दूसरे के खिलाफ बात न करें। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पिछले दिनों कई विधायक बीजेपी के संपर्क में थे, तो हो सकता है कि फिर से बीजेपी सक्रिय ना हो जाए, जिससे एक बार फ्लोर टेस्ट पे उनको परेशानी झेलनी पड़े। और इसी को देखते हुए सारे विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है। तो राकेश, अगर विधायकी का जो है सदस्यता अगर रद्द हो जाती है तो हेमंत सोरेन के पास क्या कुछ विकल्प बचता है आगे जाकर? देखिए, फिलहाल एक तो बात सामने आई है कि सिर्फ सदस्यता जारी है, डीबार नहीं किया जा रहा है, यानी कि 3 साल तक अगर डीबार कर दिया जाता है तो मुख्यमंत्री दोबारा फिर से तुरंत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसे में फिर से नया नाम कौन सा होता है और किस तरीके से उनको मुख्यमंत्री की गद्दी पे बिठाया जाता है, ये चर्चा चल रही है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस तरह की बात नहीं आती है, सिर्फ सदस्यता जाती है, तो हो सकता है कि फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकेगा। और ऐसे मौके पे एक बार से कहा जा सकता है कि उनको शपथ लेनी पड़ेगी। साथ इस बारे में भी चर्चा हो सकती है कि आने वाले समय में हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट की भी नौबत आएगी, क्योंकि कई विधायकों में पहले से नाराजगी चल रही थी। 3 विधायकों के कार्रवाई करने की बात कही जा रही है जो कांग्रेस की वजह से है। तो साफ तौर पर लगता है कि कहीं न कहीं अब विधायकों को एकजुट करने के लिए बैठकों का भी दौर चल रहा है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर वोट तो किस तरीके से अपने बहुमत को सिद्ध कर पाएगी यूपीए की टीम, और इसी को लेकर पूरी तरह से मंथन जारी है और रणनीति के तहत सारे कार्य किए जा रहे हैं। जी तो राकेश, इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल है, कौन कौन से विधायक शामिल है? देखिए, जेएमएम की तरफ से तमाम विधायकों यहाँ पहुंचे हुए हैं। बसंत सोरेन के नहीं आने की सूचना, हालांकि विधायकों का आना भी जारी है। और खास करके जो अभी जो जानकारी मिल पाई है कि बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के भाई हैं, उनकी तरफ से कुछ बातें रखी गई थी। कर्फी और हेमंत सोरेन लगातार से बात करने की कोशिश कर रहे थे। खास करके बसंत सोरेन का मानना है कि अगर राज्य में राजनीतिक संकट आता है और मुख्यमंत्री बदलने की बात आती है तो उनकी मां जो रोटी सोरेन है उनको सामने रखा जाए, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ऐसे में बसंत सोरेन ने भी कहीं न कहीं अपनी बात रखने की है, जिसको लेकर थोड़ा विवाद चलता है। गीता सोरेन जो उनकी भाभी है, बड़े भाई के पत्नी है, वो भी कहीं न कहीं इस विषय में बार बार चर्चा कर रही है कि आपकी मुख्यमंत्री की दावेदारी जो होगी तो उन लोगों
को भी मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे में अभी सवाल कई खड़े हो रहे हैं और इसी बात की चल रही है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं सारी चीजों को एकजुट किया जाए और साथ साथ ये भी तय किया जाए कि आने वाले समय में बिखराव नहीं हो, सारे विधायकों को एकजुट रखा जाए और साथ साथ वोट देश की ओर जाने की जब नौबत आएगी तब इनको सीधे एक भी होकर के साथ खास करके विधानसभा से लाया जा सकेगी। तो राकेश, क्योंकि विधायकों को शिफ्ट करने की बात की जा रही है, मंत्रियों को शिफ्ट करने की बात की जा रही है, तो क्या कुछ खास मंत्रियों और विधायकों को ही शिफ्ट किया जाएगा? क्या लगेज सिर्फ कुछ विधायक और मंत्रियों के ही गाड़ियों में मिले हैं या और भी लोग हैं इसमें शामिल? देखिए, विधानसभा में शायद बस एक लाई गई है, 3 बसों को रखने की बात आई है। हालांकि थोड़ी देर में इसकी पुष्टि हो जाएगी कि बसों का इंतजाम हो पाया है या नहीं हो पाया है। लेकिन विधानसभा के साथ साथ यहाँ जहाँ सीएम हाउस में बैठक चल रही है, वहाँ सारे सदस्यों को जब बुलाया गया तो उनके साथ उनको ये भी कहा गया था कि अपनी थोड़ी तैयारी करके आएंगे कि हो सकता है कि यहाँ से उनको बाहर ले जाया जा सके, तो जरूरी सामान जो है उनके साथ होने चाहिए। तो ऐसे में तमाम जो गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं, उस गाड़ियों में उनके लगेज भी हैं, साथ साथ ये भी जो खास करके उनके जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से जो छोटी छोटी चीजें सामने आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इनको बाहर ले जाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल थोड़ी देर में सारी रणनीति पता चल पाएगी। बैठक जैसे ही खत्म होगी उसके बाद से क्या कुछ प्रक्रिया होगी, किस तरीके से आगे की रणनीति बनती है, खास करके छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा या बिहार ले जाया जाएगा, बंगाल के ले जाने की भी चर्चा है। तो कुल मिलाकर फिलहाल यही स्थिति बनी हुई है और कोशिश की जा रही है कि बैठक के बाद से सभी लोगों को एकजुट किया जाए और एक सुरक्षित स्थान पर रखने की कोशिश की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड में सियासी उठापटक जारी है, तो इसी के साथ ही बैठकों का दौर भी जारी है। कल भी बैठक हुई और आज भी बैठकों में मंत्री और विधायकों को बुलाया गया है। इसी के साथ ही सभी पार्टियों को इसमें बुलाया गया है। तो झारखंड में हेमंत सोरेन के पास विकल्प पक्ष में फैसला आया तो कुर्सी पर खतरा नहीं होगा। तो ग्राफिक्स के थ्रू आपको बता रहे हैं हेमंत सोरेन के पास क्या कुछ विकल्प हो सकता है। तो फैसला विपक्ष में आया तो बढ़ सकती है परेशानियां। तो हेमंत सोरेन की परेशानियां बढ़ सकती है, तो हेमंत सोरेन को छोड़ना पड़ सकता है अपने सीएम का पद। तो हेमंत सोरेन के पास क्या कुछ विकल्प है और इसी के साथ ही अगर विपक्षियों के हक में ये सारा फैसला जाता है तो उनके लिए क्या कुछ मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। फिर से चुने जा सकते हैं हेमंत सोरेन, तो दोबारा सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। अगर उनके हक में ये सारा मामला जाता है तो दोबारा सीएम पद की वो शपथ ले सकेंगे। 6 महीने के अंदर दोबारा बनना होगा उन्हें विधायक, तो कहीं ना कहीं से उन्हें लड़ना पड़ेगा अपने विधायकी का चुनाव। इसके बाद जो है 6 महीने के अंदर उन्हें कहीं ना कहीं का विधायक बनना पड़ेगा, तो परिवार के किसी और सदस्य को सौंप सकते हैं कुर्सी। तो इसी के साथ ही पत्नी कल्पना सोरेन को बना सकते हैं मुख्यमंत्री। तो उनकी पत्नी का नाम भी काफी आगे आ रहा है कि कल्पना सोरेन को बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री। पत्नी को सीएम बनाया तो परिवार में विरोध की आशंका भी जताई जा रही है। तो काफी मुश्किल अब होने वाला है हेमंत सोरेन के लिए ये पूरा सफर। तो वफादार को सीएम बनाने का भी चल सकता है दाव। तो पर्दे के पीछे से सरकार बनाने का फॉर्मूला भी बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे से सरकार बनाने का भी फॉर्मूला रखा जा सकता है। तो पक्ष में फैसला आया तो कुर्सी पर खतरा नहीं। तो चलिए सीधे ले चलते हैं आपको हरिद्वार में, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हैं और संबोधित कर रहे हैं लोगों को। आगे बढ़ाएंगे अपने लिए और प्रदेश और देश के लिए कुछ योगदान। आपने जाकर जीजा साले मामा भांजे की जोड़ी अश्विनी शर्मा, अरविंद शर्मा, मनमोहन भारद्वाज ने 2010 में सेलाकुई में एक छोटी यूनिट लगाई और वहां से आपने ये काम शुरू किया और ये बागवानी की अपार संभावनाएं जहां हमारे उत्तराखंड में है, जहां कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने जायका के क्षेत्र में भी ये योजना प्रस्तावित की है, जिससे आने वाले समय में तमाम जगह पर फूड प्रोसेसिंग के, हमारे कोल्ड स्टोरेज, कृषि और बागवानी के क्षेत्र में तमाम जो है जहां विकास और संवर्धन के लिए काम होगा। वहीं हम लोग मुख्यमंत्री मशरूम योजना, मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना को भी लागू करेंगे, जिससे प्रदेश के अंदर 25,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार करने का अवसर मिलेगा। आज इस ग्रुप ने जो उपलब्धि हासिल की है उसके लिए मैं पूरे ग्रुप को और इस क्षेत्रवासियों को, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो ये बात ठीक है कि हमारे मामा भांजा ग्रुप ने
हमारे जो है शर्मा और भारद्वाज, आप सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर काम खड़ा किया है, लेकिन आपके साथ यहाँ पर इतने सारे लोगों की भी जो है शुभकामनाएं हैं, इस क्षेत्र के लोगों की भी शुभकामनाएं हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इस क्षेत्र के लोगों की शुभकामनाएं हैं, वह भी भगवान से प्रार्थना करते होंगे कि ये उद्योग हमारा जो है आगे बढ़े, दिनों दिन प्रगति करे, इसलिए आज ये लगातार इसकी प्रगति हो रही है। इसलिए मैं इस क्षेत्र के लोगों को भी साधुवाद देता हूँ, इस क्षेत्र के लोगों को भी बधाई देता हूँ। जहाँ घाड़ क्षेत्र के बुग्गावाला क्षेत्र में आपने 14 एकड़ पाली हाउस के निर्माण से इस क्षेत्र में रोजगार, उद्योग दोनों में बहुत प्रगति होगी, उन्नति होगी। इस हेतु भी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और सही मायने में जैसा आदरणीय अभी निशंक जी कह रहे थे, नया भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, समर्थ भारत, समरस भारत, पुराने वैभव को प्राप्त करने वाला भारत, गौरवशाली भारत और पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत, उस भारत की ओर जो हम कल्पना कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में, आज पूरा भारत दुनिया के उन देशों में शुमार हो गया है जहां 2014 से पहले भारत की गणना दुनिया के पिछलग्गू देश के रूप में होती थी, एक दब्बू देश के रूप में होती थी। आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। आज निर्यात के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आज हम रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में, डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में आज 40% दुनिया का ट्रांजैक्शन डिजिटल कहीं होता है तो हमारे भारत में होता है। ये नया भारत है। और अब दुनिया के ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं, अनेकों क्षेत्रों में आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन गया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों रूस यूक्रेन युद्ध हुआ और उस रूस यूक्रेन युद्ध में पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत के प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी का रुख क्या होगा, भारत का रुख क्या होगा। और इतना ही नहीं, हमको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे भारत में रहते हैं जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, जहां भारत के जो बच्चे थे, हमारे बेटे थे, बेटियां थी, वह तो हाथ में तिरंगा लेकर चल ही रहे थे, उनके साथ साथ भी वहां से निकलने के लिए भारत के तिरंगे को हाथ में लहराकर आगे बढ़ रहे थे। भाइयों बहनों, ये है नया भारत, ये नया भारत है। अभी बीच में हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी आई, पूरी दुनिया के अंदर महामारी आई, और जब भारत के बारे में गणना की जा रही थी, आकलन किया जा रहा था, तो पूरी लोग सोच रहे थे कि भारत दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, क्योंकि हमारे यहां तो छोटे छोटे त्योहार, छोटे उत्सव, छोटे छोटे संस्कार, जिसमें सैकड़ों लोगों का एकत्र होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक नामकरण संस्कार भी होता है तो उसमें भी सैकड़ों लोग एकत्र हो जाते हैं। किसी का हम जन्मदिन मनाते हैं, उसमें सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई छोटा मातृशक्ति का कोई संगीत का कार्यक्रम होता है, उसमें सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे समय में दुनिया के और WHO सब सोच रहे थे कि भारत के अंदर ये महामारी आएगी तो भारत दुनिया के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर इतना ज्यादा नुकसान होगा, इतनी ज्यादा मौतें होंगी कि भारत संभल नहीं पाएगा और पूरी दुनिया को भारत को देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे समय में भी जब देश का नेतृत्व मजबूत हो, देश का नेतृत्व ऐसे कर्मयोगी के हाथ में हो जिसके अंदर विजन भी हो और लीडरशिप भी हो, दोनों चीजें एक साथ होती है, तो आपने देखा कि जहां हमने पूरी महामारी का सामना किया, और महामारी का सामना ही नहीं किया, जब देश के अंदर पोलियो आया था तो अब देशवासियों को याद है, उस समय के लोग आज भी चर्चा करते हैं, पोलियो की खुराक आने में 1.5 दशक बीत गया और पोलियो की खुराक नहीं आई। लोग सोच रहे थे कि ये कोरोना की वैक्सीन 10-15 साल बाद आएगी, और 10-15 साल बाद वैक्सीन आएगी तो क्या होगा, और वैक्सीन आ जाएगी तो लोग मजाक बना रहे थे। कुछ लोग जो भारत में रहते हैं वो भारत की चिंता नहीं करते हैं, केवल राजनीति के लिए राजनीति करते हैं, केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। उन्होंने सोचा
कि वो खिल्ली उड़ा रहे थे कि इतने बड़े देश में वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी। भाइयों बहनों, जहां एक साल के अंदर एक वैक्सीन नहीं, दो स्वदेशी वैक्सीन भारत की सरकार ने लाने का काम किया, भारत के वैज्ञानिकों ने लाने का काम किया, वही वैक्सीन लगाने का 200 करोड़ का आंकड़ा भी भारत की सरकार ने पार कर लिया। और इतना ही नहीं, हम शुरू से कहते हैं, आदरणीय निशंक जी हमारे संस्कृत के विद्वान हैं, ये साहित्य के क्षेत्र में, हमारे काव्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इनका एक बहुत बड़ा वो है। इतनी किताबें, इतने साहित्य आपके हैं कि मैं समझता हूं कि आपको भी याद नहीं होगा कि कितने साहित्य हैं, कितने आपकी जो है प्रकाशित हुई हैं। तो हमारे भारत की जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति में कहा गया है कि भारत केवल जो है हम एक अपने ही देश की चिंता नहीं करते, हम तो संपूर्ण विश्व की चिंता करते हैं। वो संस्कार और वो संस्कृति हमारी इस सरकार ने चरितार्थ की जब कहा कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वैसुदैवम तु कुटुंबकम। और इस को साकार करते हुए भारत की सरकार ने जहां भारत के एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का काम किया, एक एक माता बहन को वैक्सीन लगाने का काम किया, एक एक बड़े बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने का काम किया, वहीं दुनिया के दूसरे देशों को भी 20 करोड़ वैक्सीन देने का काम भारत की सरकार ने किया, दुनिया के दूसरे देशों को। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया के अंदर हो रहा था कि वैक्सीन कोई दूसरे देश को नहीं देगा, पहले अपने देश की चिंता करेगा, अपने देश की चिंता के साथ साथ यह चिंता भी की गई। इतना ही नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे गरीब लोग हैं, बहुत ही हमारा बुग्गा वाला क्षेत्र, ये आसपास का क्षेत्र, पूरा इस क्षेत्र में भी लोग सोच रहे होंगे, छोटे छोटे कोई ठेला लगाने वाला, कोई रेड़ी लगाने वाला, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई तांगा चलाने वाला, कोई छोटी दुकान चलाने वाला, छोटी मजदूरी करने वाला, उसके घर का क्या होगा, उसका चूल्हा कैसे जलेगा, कहीं भूखा तो नहीं रहेगा, किसी को भूखा सोना तो नहीं पड़ेगा, किसी का चूल्हा बंद तो नहीं हो जाएगा। भाइयों बहनों, ऐसे समय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबकी चिंता करी और देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से अन्न देने का काम किया, राशन देने का काम किया, जो योजना आज तक भी चल रही है। और ये योजना 2021 मार्च से प्रारंभ होकर अभी भी उस योजना का सीधे सीधे देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी 60 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक लक्ष्य लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे जो मामा भंजा जो ग्रुप है, यह ग्रुप भी इस दिशा में बहुत ही दूरगामी प्रयास कर रहे हैं। और कदमों में एक और कदम इस दिशा में एमबी फूड्स ने स्थापित किया है। इस हेतु मैं उनको पुनः बहुत बधाई देता हूं। अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत जो हमारे प्रदेश के अंदर है, हम लोगों ने इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स किया है, एक जिले में 2 उत्पाद। और भारत सरकार की योजना है 1 जिला 1 उत्पाद, जहां इस योजना के अंतर्गत मशरूम को हरिद्वार का चयन किया गया है। और 2021-22 में भी अंतर्राष्ट्रीय मशरूम महोत्सव में संस्था को विशिष्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और उद्यान विभाग द्वारा भी जो मशरूम इकाई स्थापना हेतु हॉर्टिकल्चर मिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज योजना अंतर्गत इसमें 40% का अनुदान भी उपलब्ध कराया गया है। सरकार द्वारा राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत पुराने पाली हाउस की पॉलीथीन बदलाव योजना में भी हमने 50% का अनुदान का प्रावधान किया है। पूर्व में हॉर्टिकल्चर मिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज इस योजना में भी 50% अनुदान एवं पाली हाउस निर्माण एवं जरबेरा पुष्प उत्पादन हेतु भी अनुदान की व्यवस्था की गई है। आज मैं चूंकि बहुत सारा मैं पूछ रहा था अभी कि जब मैं यहाँ आया तो हम लोग जब अंदर गए, आदरणीय निशंक जी, आदरणीय सुबोध जी, आदरणीय गणेश जोशी जी और हम सब लोग, आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, तो अंदर जाकर हमने जब पूछा मैंने कि प्रत्येक दिन कितना मशरूम यहाँ पर आप लोग इसको तैयार करते हैं, तो आपने बताया कि लगभग 5000 किलोग्राम 5000 किलोग्राम। और आपने कहा कि अगर हमको जो है अन्य क्षेत्रों में
जैसे मैं देख रहा था कि टमाटर का, यहाँ पर अन्य जो हमारे फलों का, आपको अगर रॉ मटेरियल्स यानी कि हमको मिल जाएगा तो आपके लिए अभी जो आपकी क्षमता जो है 3 टन से कितने, 3 टन बता रहे थे आप, 2.5 से 3 टन पर घंटा है, और उसमें आपको मिल ही नहीं पा रहा है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में सभी लोगों को आगे आना चाहिए, और इस क्षेत्र के साथ साथ हम लोग राज्य में भी तमाम लोगों को प्रोत्साहन के लिए हम योजना बना रहे हैं। मैंने पूछा कि निर्यात भी करते हो, तो हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि निर्यात की यही सारा खप जाता है, निर्यात की तो अभी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो कल मैंने एक फियो की जो संस्था है, एक्सपोर्ट को जो बढ़ावा देने के लिए काम करती है, कल सायंकाल में उनके साथ था, और वहाँ पर हम बहुत सारे जो इसके मार्ग हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, कैसे हम निर्यात को बढ़ावा देंगे, उस दिशा में भी, जैसे पिछले दिनों जब हमने एपिडा के माध्यम से आमों को और शहद को भी जो है दूसरे देशों में, दुबई और अरब के देशों में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। और पिछले दिनों जब कोरोना महामारी थी, उस समय में हमने मिलेट्स और मोटे अनाज का निर्यात भी दुनिया के दूसरे देशों में, यूरोप के देशों में किया है। आज पूरे प्रदेश में जहां मशरूम के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है, और जहां किसी बिचौलिए को अपना मशरूम उत्पादन लेकर देख सकते थे, रख सकते थे, ऐसे में आपने जो यहाँ पर फूड की स्थापना की है, एक मैं कहूँ कि एक बड़ा स्थान। वहीं पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। किशनगंज में विजिलेंस की बड़े छापेमारी की कार्रवाई हुई है। तो विजिलेंस की बड़े छापेमारी की कार्रवाई हुई है, तो इंजीनियर संजय राय के कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में इस छापेमारी की कार्रवाई को किया गया है। इंजीनियर के अलग अलग ठिकानों से लगभग 5 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। तो छापेमारी में कई अन्य कागजात भी बरामद किए गए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग में इंजीनियर है संजय राय, तो अपने जूनियर इंजीनियर और कैशियर की यहां रखता था वो रिश्वत का पूरा पैसा। ग्रामीण कार्य विभाग के किशनगंज प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय के किशनगंज और पटना के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। किशनगंज और पटना में हुई छापेमारी में करीब 5 करोड़ रुपए मिलने की सूचना मिली है। तो इंजीनियर अपने जूनियर इंजीनियर और कैशियर के यहां ये रिश्वत का पूरा पैसा रखा करता था। इसके बाद जांच टीम ने इन लोगों के यहां पर भी दबिश दी है। तो किशनगंज से करीब 4 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद हो चुके हैं। तो इसी के साथ ही कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय के पटना आवास की भी तलाशी में लगभग 1 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई है। तो रजनी, छापेमारी लगातार जारी है, तो वहीं बड़ी खबर किशनगंज से आई है, जहां पर इंजीनियर के घर में 5 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल। तो रजनी, किशनगंज में विजिलेंस की बड़े छापेमारी हुई है। इंजीनियर संजय राय के कई ठिकानों पर छापामारा किया गया है। तो किशनगंज में विजिलेंस की बड़ी छापेमारी, इंजीनियर संजय राय के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो इसी के साथ ही 5 करोड़ कैश बरामद हुआ है। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इंजीनियर के अलग अलग ठिकानों में लगभग 5 करोड़ का कैश बरामद किया गया है। छापेमारी में कई अन्य कागजात भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। ग्रामीण कार्य विभाग में इंजीनियर है संजय राय, जिनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है, तो वो ग्रामीण कार्य विभाग में इंजीनियर है। तो अपने जूनियर इंजीनियर और कैशियर के यहां पर वो रिश्वत का पूरा पैसा रखा करता था, जिसके बाद अब विजिलेंस की टीम इनके ठिकानों पर पहुंच गई है और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। तो ग्रामीण कार्य विभाग के किशनगंज प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय के घर पर ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारी संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई है। तो रजनी, किशनगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विजिलेंस की छापेमारी हुई है इंजीनियर संजय राय के घर पर।
बिल्कुल, देखिए संजय कुमार राय कार्यपालक अभियंता हैं ग्रामीण कार्य विभाग में, और इनके घर पे छापेमारी चल रही है। बताते चलो कि 5 करोड़ से ऊपर की संपत्ति और करोड़ों के जेवरात और जमीन के कागजात मिले। इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि हर शनिवार को ये जब किशनगंज से पटना अपने आवास पे आते थे तो एक गाड़ी में ये खुद चल कर आते थे और दूसरी गाड़ी में रुपयों की गड्डियां भरी हुआ करती थी और इसे ये अपने आवास पे जमा करते थे। और सिर्फ किशनगंज में उनके आवास पे नहीं छापेमारी चल रही है, बल्कि जो उस विभाग के कैशियर थे और जो जूनियर इंजीनियर थे उनके आवास पे भी ये पैसा, जो घूस के पैसे लिया करते थे उनके द्वारा ही लिया करते थे, तो उनके आवास पे भी छापेमारियां चल रही है। और अब तक लगभग 5 करोड़ के नोट बरामद हो चुके हैं और कई जमीन के अहम कागजात और साथ साथ कई किलो जेवरात बरामद हुए हैं। अगर जेवरात का मूल्यांकन करें तो वो भी करोड़ों के हैं। जी तो रजनी, जिस तरह से अभी पैसे मिले हैं, क्या सिर्फ संजय राय के ही ये पैसे या उनके जूनियर इंजीनियर और जो कैशियर आप बता रही है जिनके ठिकानों पर ये पैसे मिले उनके पैसे भी इसमें शामिल है? और देखिए, जूनियर इंजीनियर और कैशियर के द्वारा ही वो पैसे लिया करते थे और वो डायरेक्ट घूस नहीं लिया करते थे। कई कॉन्ट्रैक्ट के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें वो घूस लिया करते थे। और ये भी खबर आ रही है कि हर शनिवार को जब वो पटना आया करते थे, किशनगंज से 2 दिनों की छुट्टियां में जब अपने पटना आवास पे आया करते थे तो एक गाड़ी में खुद हुआ करते थे और एक गाड़ी नोटों से भरी हुआ करती थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में नोट वो लेकर आते थे। आखिर वो नोट कहाँ से आए, कैसे आए, ये तमाम इन बातों की जानकारियां अब आगे जुटाई जाएगी, लेकिन फिलहाल जो संपत्ति बरामद हो रही है उसकी गिनती अभी चल रही है। जी तो रजनी, छापेमारी की कार्रवाई कितने बजे से ये जारी है और कितने बजे तक चलने वाली है? देखिए, कितने बजे तक चलने वाली है ये कहना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि छापेमारी पहले सुबह से चल रही है और लगातार छापेमारियां चल रही हैं। और क्या कुछ बरामद हो रहा है। पटना के 2 आवास पे उनके छापेमारियां चल रही हैं, किशनगंज के 3 आवास पे चल रही है, साथ ही साथ जो सहायक अभियंता हैं उनके आवास पे चल रही है और कैशियर के आवास पे चल रही है और कार्यालय में भी छापेमारियां चल रही हैं। तो लगभग इनसे जुड़ी जो भी कनेक्शन है उन तमाम जगहों पे छापेमारियां चल रही हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी और भी रकम मिलने की उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो किशनगंज में विजिलेंस की बड़े छापेमारी हुई है। इंजीनियर संजय राय के कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। तो आय से ज्यादा संपत्ति मामले में इस छापेमारी की कार्रवाई को किया गया है। इंजीनियर के अलग अलग ठिकानों में लगभग 5 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। तो आगे भी इसी छापेमारी को किया जा रहा है और कहा जा रहा है, जिस तरह से रजनी ने बताया है हमारी संवाददाता ने, कि आगे और भी कैश मिल सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।